हाँ जी। तो अपन ने कल जो हमें स्टार्ट करना था, बसें की संधि से स्टार्ट करना था, कल अपन ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। तो हमने देखा था कि जो रघुनाथ था उसका जो बेटा बाजीराव सेकंड जो कि पेशवा बन गया है और वो अंग्रेजों के पास रहता लेने के लिए जा चुका है। तो वो 1802 के अंदर बसें की संधि करेगा। तो अपन को वहां से पढ़ना है। तो ब्लैक बोर्ड का यूज न करते हुए पहले मैं आपके माइंड के अंदर एक फ्रेम सेटअप कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो समझना। तो देखो हुआ क्या, जब रघुनाथ तो पेशवा बन नहीं सका तो उसका बेटा पेशवा बन गया। पेशवा जब वो बन गया तो वो एक अयोग्य शासक था। तो उसके अयोग्य शासक था तो उसके कार्यकाल के अंदर ना होलकर और सिंधियाओं गायकवाड़ इनकी सबकी शक्तियां बढ़ रही थी और उसकी शक्ति बढ़ नहीं रही थी। तो क्या हुआ, सिंधिया और होलकर पूना के अंदर आ गए अपना प्रभाव जमाने के लिए। अब जो पूना के अंदर आए तो सिंधियाओं के साथ मिलकर के पेशवा ने इंदौर के होलकरों के भाई की हत्या कर दी। तो हत्या किसकी हुई थी? कल बिट्टू जी की हत्या हो गई थी। बिट्टू जी ने क्या किया, बाजीराव को तो पूना से भगा दिया और अपने भाई को वहां का पेशवा बना दिया। अब जब बाजीराव सेकेंड पेशवा से हट चुका है तो वो क्या करेगा? तो वो अंग्रेजों के पास रहता लेने के लिए। अंग्रेजों को यहाँ एक बहुत ही सिंपल फंडिंग हुआ करती थी कि आप हमसे सहायक संधि कर लो और बदले में क्या करो, आपके विदेश मामले और सैन्य मामले वो तो हमें दे दो, बाकी आप राजा रहोगे, आपके आंतरिक मामले आपके ही रहेंगे, मंत्रिमंडल पूरा आपका ही रहेगा। ये अंग्रेजों की पॉलिसी हुआ करती थी। तो आप जैसे कि आज आप वर्तमान में इसको रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से, जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, ये फ्री देश हैं, ये फ्रीडम है और सॉवरेनिटी है इनके पास। इनके पास सिर्फ आर्मी नहीं है, तो आर्मी यूएस की है। तो ये काम आज भी होते हैं, ये काम उसमें भी होते थे, है ना। यूएस मिलिट्री तो रहती है जापान के अंदर और इंटरनल वो सारे मामले जापान सरकार को देखती है। एक आर्मी है जो कि एक्सटर्नल है उनकी। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो पूना के अंदर हम हमारी सेना तैनात करेंगे और जो आपके जो विदेशी मामले होंगे ना वो हम देखेंगे, आप सिर्फ अपना आंतरिक राज्य संभालिए, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। तो जो बाजीराव होता है वो कहता है ठीक है ऐसा कर लो। बाजीराव को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, अब सारे काम अंग्रेज करेंगे, सेना अंग्रेजों की, विदेश मामले अंग्रेजों की। रघुबा का बेटा बाजीराव सेकंड वो सिर्फ आराम से बैठेगा और अपना शासन चलाएगा। अंग्रेज के बदले में क्या लेंगे? तो ऐसा 26 लाख रुपए लेंगे और सूरत का बंदर का वो पूर्ण रूप से अपने अंडर में ले लेंगे। तो ये जो बातें मैंने आपको बोली है अभी ओरली, इनको हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं और इनसे क्या क्वेश्चन आते हैं तो अपन वो देखते हैं। बसें की संधि 1802 की ना, ये याद रखना। किन किन के मध्य हुई है? बाजीराव और अंग्रेजों के बीच में हो रही है, बाजीराव सेकंड के बीच में हो रही है। इस संधि की शर्तें क्या क्या है? इसकी शर्तें निम्नलिखित हैं, जैसे कि एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, या जैसे आप एजेंट भी बोल सकते हो। ये इस वर्ड का अधिकतम प्रयोग आगे जाकर के डलहौजी के टाइम में होगा, ठीक है। एजीजी बोल दो चाहे एजेंट बोल दो।
पेशवा की सिक्योरिटी करनी है तो आर्मी तो आएगी, तो पूना के अंदर अब इंग्लिश मिलिट्री रहेगी। विदेश मामले होंगे अब वो अंग्रेज संभालेंगे। अब आप जस्ट इमेजिन करो, जब होलकर या सिंधिया या गायकवाड़ जब पेशवा से मिलने आएंगे तो डायरेक्ट पेशवा से नहीं मिलेंगे, क्योंकि पेशवा ने तो अपनी आजादी खो दी। तो वो किससे मिलेंगे? अंग्रेजों से मिलेंगे। और यहाँ पे एक रेजिडेंस की तो नियुक्ति की जाएगी, अंग्रेजी सेना यहाँ आएगी। और क्या क्या प्रावधान किए गए? और यहाँ पे एक प्रावधान किया गया कि अंग्रेजों को सूरत का बंदरगाह दिया जाए। तो प्रीलिम्स के अंदर या मेंस के अंदर आपसे एसएससी के अंदर पूछ लेगा कि बसीम की संधि के अंदर अंग्रेजों को कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो फिर वो हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, या फिर विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो वो आपको सारी याद रखनी पड़ेगी। समझो उसके अंदर ये आ जाएगा मुंबई का बंदरगाह अंग्रेजों को दिया गया, कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो गलत हो जाएगा। बंदरगाह कौन सा मिला था? सूरत बंदरगाह। सूरत का बंदरगाह भी दिया गया और 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए के राजस्व क्षेत्र भी अंग्रेजों को दिए गए। अब ये संधि हो गई। अब जो होलकर का जो भाई है विश्वासराव, उसको तो वहां से हटाया गया और नया पेशवा दोबारा से कौन बन गया? बाजीराव सेकंड। तो बाजीराव सेकंड जीत जाता है, वो पेशवा बन चुका है। तो ये तो इतनी बात थी। तो आप एक बार ये राइट डाउन कर लीजिए। इसकी महत्वपूर्ण चीज यही है, विदेशी मामले दे दिए और सैन्य मामले भी। अच्छा वर्ड है सैन्य मामले भी अब अंग्रेज संभालेंगे। सैन्य मामले भी अंग्रेजों को दिए। जब मेंस के अंदर जब लिखने को आता है ना, तो उसके अंदर ये भी लिखना पड़ता है कि बसीन की संधि से मराठों को क्या नुकसान हुए। तो अपन उनकी भी ऊपर चर्चा कर लेंगे। आप एक बार ये उतार लीजिए और फिर मैं इसको करता हूँ। तो जो मैं लिखा रहा हूँ वो एक्चुअली तो क्या है, मेंस के पर्सपेक्टिव से। यदि आप किसी को आरएस मेंस देना हो तो वो जरूर इसको देख लेना, वरना अदरवाइज उसको स्किप भी कर सकते हो। पेशवा ने अपनी आजादी खो दी। विदेशी मामले भी खो दी।
जब आम जनता को ये पता चला कि जो पेशवा है उसको पेशवा बनाया गया है अंग्रेजों के द्वारा, तो जो कुछ महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ करते थे, आंतरिक मामले हुआ करते थे ना, तो आम जनता या कुछ साहूकार उस प्रकार के लोग है ना, पेशवा के पास न जाकर के इस रेजिडेंट के पास आने लगे। तो मेन मालिक तो ये है, इसी ने, अंग्रेजों ने तो बनाया है पेशवा को, तो पेशवा के पास न जाकर के वो रेजिडेंट के पास आने लगे, और रेजिडेंट भी अपना हस्तक्षेप खूब करता था। तो आंतरिक मामलों के अंदर भी काफी दखलंदाजी हुई, विदेशी मामले खो दिए थे, और पेशवा ने अपनी आजादी खो दी, सेनाएं खो दी अपनी, और उसके पास पेशवा बस अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ आप आंतरिक टैक्स लीजिए, अंग्रेजों को दीजिए, और आप सिर्फ गद्दी पे बैठिए। मेजरली वो का प्रेसिडेंट के पास में आ गया था। तो ये तो क्या क्या बसंत की संधि के फायदे थे, नुकसान थे। तो ये मैंने नुकसान बताए। फायदे क्या हुए? पेशवा फ्री हो चुका है, पेशवा अब उसको लड़ाई में नहीं जाना पड़ेगा, पेशवा अब गद्दी पे फिक्स हो चुका है, और पेशवा को अब कोई भी हटा नहीं सकता है। तो ये उसके कुछ फायदे भी थे, तो ये कुछ नुकसान भी थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसकी डेट आप बोलो सर, अभी तो 1802 के अंदर बसेन की संधि हुई है लोगों के बीच में, और ये तो 1803 के अंदर युद्ध कर रहे हैं। जी हाँ, ये युद्ध क्यों हुआ? तो इसकी जो रूपरेखा है ना, इसकी रूपरेखा तो 1802 के अंदर ही आ गई थी, जब उन्हें पता चला कि जो पेशवा ने सहायक संधि कर ली है और अंग्रेज रेजिडेंट अब उनके इलाके में रहेगा। तो होता क्या था कि जब पेशवा के पास में होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जब आया करते थे ना, तो उनको पेशवा से मिलने की परमिशन ही नहीं है। इतनी सालों से जो पेशवा प्रमुख बना हुआ था ना, अब उसकी सारी भूमिकाएं खत्म हो चुकी हैं। अब आप देखिए, जब ग्वालियर से सिंधिया चल करके आए हैं, और तो अंग्रेजी रेजिडेंट से ही मिल पाएंगे वो तो। अब भाई वो कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे? उनको पेशवा से बात करनी है, वो उनका जानकार है, इतने सालों से एक बीच में कम्युनिकेशन बना हुआ है, तो वो अंग्रेजों से कैसे बात करेगा? वो उनका आंतरिक मामला होता था कई बार तो। बट ये एक बहुत ज्यादा डिस्कनेक्शन हो गया था, डिसकंटिन्यू होने लगी चीजें। तो होलकर, सिंधिया मिलकर के, और ये जो सिंधिया है, होलकर है, और एक गायकवाड़ है, ये मिलकर के युद्ध करने वाले हैं। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों ये युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंधिया, ग्वालियर, होलकर नहीं चाहते हैं कि हमारे पेशवा के और मराठा संघ के अंदर अंग्रेज रेजिडेंट रहे। वो हमें न तो उनसे रिलेट देता है, और हमारे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है, हमें चाहिए फुल फ्रीडम। तो इसको हम एक बार क्वांटम देखते हैं, ये युद्ध क्यों हो रहा है। सिंधिया, होलकर और भोसले पूना के अंदर नियुक्त रेजिडेंट से नाखुश थे, नाराज थे, हताश थे। तो इसलिए ये तीनों मिलकर के युद्ध करने वाले हैं। तीनों मिलकर के कहाँ युद्ध करेंगे? तो तीनों की ये मीटिंग हुई, और ये लोग क्या होते हैं कि पेशवा से मिलते हैं। पेशवा से मिलने के बाद बोलते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया है, आजादी भी खो दी है, और तुम लोग अब तो ना तुम्हारे पास सेना है, ना तुम्हारे पास विदेश मंत्रालय है, तुम क्या कर रहे हो, कैसे रहोगे?
तो पेशवा का दुख फूटा है। पेशवा बोलते कि यार बहुत मुश्किल है, मेरी तो तली बंद हो गई है, कैसे ये सारा काम तो ये अंग्रेज देखते हैं, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। तो इसलिए फिर ये क्या करते हैं, इससे पेशों से मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें एक युद्ध की योजना बनाते हैं, कि बिल्कुल करो, तन और मन धन से साथ हूँ, युद्ध लड़ने तो आ ही पाऊंगा, अंग्रेज कहीं बाहर निकलने देते हैं नहीं। तो इसीलिए जो सिंधिया, होलकर, भोसले ना, ये तीनों मिलकर योजना बनाएंगे और वो योजना में तीनों ना कंबाइंड रूप से नहीं लड़ेंगे, ये तीनों लड़ेंगे अपने अपने एरिया के अंदर। अब जब आप पहले से इतने ताकतवर नहीं हो, अंग्रेज पूरे मॉडर्न है, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आप अलग अलग करके मुट्ठी मुट्ठी भर में लड़ोगे तो हार जाओगे ना। और ऐसा ही होता है, अंग्रेज इनको तीनों को मिलकर के हराते हैं, अपने अपने एरिया के अंदर जाकर के हराते हैं और फिर तीनों संधि करते हैं। पहले तो पेशवा ने संधि कर रखी थी, बट उन्होंने घोषे की है और अपने अंडर भी एक रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी। तो हम देखते हैं कि तीनों ने मिलकर युद्ध किया, है ना। तीनों को जाकर युद्ध के अंदर हराया और इन तीनों से फिर अलग अलग करके संध्या की। तो वो संध्या कौन कौन सी थी वो अपन देखते हैं। एक होगी सूजी गांव की संधि, सूजी अर्जुन गांव की, देव गांव की और राजघाट की। कौन कौन किन किन के मध्य होगी, तो सिंधिया होंगे, होलकर होंगे, भोसले होंगे। तो यहाँ पे जो सूजी अर्जुन गांव की संधि होगी वो होगी सिंधियाओं के साथ। ये करेंगे सिंधिया के साथ। भोसले करेंगे देवगांव की संधि और जो राजघाट की संधि होगी ना ये करेंगे होलकर। होलकर सबसे लास्ट में करेंगे संधि। क्यों? क्योंकि जो होलकर होंगे ना वो आपके भरतपुर चले जाएंगे, क्योंकि ये होलकर जो इंदौर है, इंदौर और भरतपुर की लोकेशन बहुत पास पास में है, नियरेस्ट लोकेशन पे है, दोनों ही पास पास में है। तो जो होलकर होंगे ना वो चले जाएंगे भरतपुर दुर्ग के अंदर। और जब आप राजस्थान जीके पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या आता है कि जो लोड लेक थे ना, लोड लेक कम से कम 4 या 5 बार भरतपुर किले के ऊपर आक्रमण करेंगे, बट उनकी जो भी प्रयास होंगे 5 बार सेनाओं से आक्रमण करेंगे और 5 बार वो फेल हो जाएंगे। और वो फेल हो जाएंगे बट वो संधि तो कर ही लेंगे ना, संधि करनी पड़ेगी। और जो होलकर होते हैं ये भाग करके भरतपुर दुर्ग चले जाते हैं। तो आप नॉर्मल याद रखना कि होलकर भाग करके वहां से ले गए थे, भरतपुर से ले गए थे और भरतपुर के दुर्ग के अंदर उन्होंने शरण ले ली थी। फिर इनके पीछे पीछे अंग्रेजी सेना भी आई थी और 5 बार आक्रमण किए थे लोड लेक की सेना ने, और भरतपुर दुर्ग के दरवाजे वो नहीं खोल पाए थे। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था, तो आप ये देख लीजिएगा। सेकंड जो आंग्लो नवाब हुआ है उसकी डेट है 1803 से 76। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भोसले, होलकर और सिंधिया नहीं चाहते हैं कि रेजिडेंट की नियुक्ति पुणे के अंदर रहे, इसलिए तीनों युद्ध करेंगे, इन तीनों को अंग्रेज हराएंगे। अर्जुन की संधि हुई है सिंधिया के साथ।
अर्जुन की संधि हुई है सिंधिया के साथ। देव लोग हैं भोसले और राज करेंगे होकर। तो ऐसे आप जो भी इजी लगे ना आपको तो आप उससे इनको याद कर लेना। ये मैच द फॉलोइंग के अंदर कई बार आ जाती है, फिर आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ता है, तो तुम दो तो याद रखनी पड़ेगी ताकि एक वाक्य याद आ जाए आपको। तो अपन ये देखें, इसके बाद अपन एक युद्ध और पढ़ने वाले हैं जो होगा तीसरा और लास्ट युद्ध होगा, फिर अपन नाटक खत्म कर देंगे। आज अपन नाटक खत्म करके घर जाएंगे और फिर कल पढ़ेंगे अपन मैसूर। तो अगला युद्ध क्यों हो रहा है? तो अगला युद्ध इसलिए हो रहा है, अब ये तीनों तो युद्ध जाकर के भी युद्ध कर नहीं सकते हैं, तो अब युद्ध करेगा कौन? तो अगला जो युद्ध होगा ना वो पिंडारी करवाएंगे। पिंडारी कौन है? तो पिंडारी जो है वो शिवाजी के टाइम से ही मराठा सेना के अंदर किराए के सिपाही हैं। पिंडारी हैं वो एक बहुत ही किराए के फौजी होते हैं, और जहां भी सेना युद्ध करने जाती थी उस सेना में सबसे आगे पिंडारी रहा करते थे। कुछ चंद पैसों के लिए सेनाओं में आ जाया करते थे और जहां भी जाते वहां भयंकर बर्बरता फैलाते, धन लूटते, गांव के गांवों को गांव देखते फ्लैट कर दिया करते थे और लड़ाकू थे वो लोग। अब जब तीनों जगह मुझे ये बताओ संध्या कर चुके हैं, रेजिडेंट वहां आ चुका है, पूना में रेजिडेंट पहले से ही है, तो पिंडारी हो गए बेरोजगार। और बेरोजगारी के अंदर क्या होता है? बेरोजगारी के अंदर चोरी चकारियां और हत्याएं और अपराध होता है। पिंडारी के साथ भी यही हुआ, पिंडारी बैठे बैठे करेंगे तो उनके अंदर बढ़ गई बेरोजगारी, जैसे आज बढ़ी हुई है। और पिंडारी ने बोला क्यों ना एक लास्ट ट्राई कर लिया जाए और इनको अपन खत्म करते हैं, फिर को निकालते हैं और दोबारा मराठा पटाखा को अटक से अटक फहराते हैं। तो अपन थर्ड आंग्ल मराठा वॉर देखते हैं ना। देखो पहले अपन ने पढ़ी बसीन की संधि, अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि। वो क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हीं को युद्ध में हराया गया है, उन्हीं के साथ संधि की गई है। लेकिन इसमें कोई संधि नहीं की जाएगी, इसमें इनको पूरा ही काट दिया जाएगा, मराठा संघ को खत्म कर दिया जाएगा। बट अपन अभी 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, ठीक है। युद्ध का कारण क्या है? तो मैंने बताया पिंडारी बेरोजगार हैं, और ये युद्ध क्यों स्टार्ट होगा? पिंडारियों की समस्याओं से। पिंडारियों के कारण युद्ध शुरू होता है। अब ये युद्ध शुरू तो हो गया है, अब इसका क्या रिजल्ट क्या रहा? अब इसमें ना आप एक बार वो देख लो कौन है जिसने यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल, तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। आज का क्वेश्चन ये पूछता है कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध जो 17 से 18 लड़ा गया, अब हमें तो नहीं आता था तीसरा युद्ध जो आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 17 से 18, और वो क्वेश्चन में ही आ गया है। तो क्या नया क्वेश्चन पूछेगा? तो वो ये नया क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल का लॉर्ड हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग मत कर देना, वॉरेन हेस्टिंग भी ऑप्शन में आएगा। दोनों के नाम हेस्टिंग हेस्टिंग्स है, तो कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। लॉर्ड याद रखना ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल देखना चाहो तो कार्यकाल भी देख लो, 1813 से लेकर 1823 तक। कार्यकाल आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ।
ठीक है। इस युद्ध के अंदर क्या परिणाम रहेंगे, तो युद्ध के परिणाम मराठों के तो विपक्ष में ही रहेंगे। मराठों का बेड़ा गर्क 1761 द बैटल ऑफ पानीपत थर्ड में ही हो चुका था। उसके बाद में की स्थिति तो स्टार्टिंग से ही सही नहीं चल रही है। तो इस युद्ध के अंदर मराठों की हुई भयंकर हार। मराठों की तो हुई हार और पिंडारियों को कर दिया गया दमन। पिंडारियों का दमन कर दिया गया है, उनका बेड़ा गर्क कर दिया गया है। अब ये सब लीड कौन कर रहा है, तो अंग्रेजों को इसके ना वो समझ में आई, रूट वर्ड्स क्या है, रूट क्या है। तो ये जो मराठा संघ है ना, सारे काम यही कर रहा है। जब तक मराठा संघ रहेगा, जब तक ऐसे काम होते रहेंगे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मराठा साम्राज्य के अंदर मराठा संघ को ही खत्म कर दिया। मराठा संघ को भंग कर दिया। अब संघ जब खत्म हो चुका है तो क्या पेशवा का पद रहेगा? नहीं। पेशवा पद को कर दिया समाप्त। अब अंग्रेजों ने बोला कि यार जब तुम्हारे पहले तो छत्रपति शिवाजी थे, उनके बाद में पेशवा कैसे बन गए, पेशवा कहां से मेन रोल के अंदर आ गए। तो उन्होंने बोला कि साहब क्या करें, और हमारे तो छत्रपति को उन लोगों ने निकाल दिया, जो बैठता नहीं है, हमारे छत्रपति को उन लोगों ने निकाल दिया और ये पेशवा आ गए और सब कुछ लीड पेशवा कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही हमारे। तो क्या भाई छत्रपति कहाँ है, तो वो तो बेचारे बैठे हैं कहीं दूर सतारा के अंदर, हम लेकर के आएंगे उनको। और अंग्रेजों ने यहाँ पे एक अच्छा सा दाव ये चला कि पूरा साम्राज्य को अपने अंदर मिला लिया और फिर एक कठपुतली की तरह एक अयोग्य छत्रपति, जो नवयुवा छत्रपति है, उनको राजा बना दिया। ये है आपके छत्रपति। और आप लोग पता नहीं किन किन को अभी तक राजा वाजा मान रहे थे, युद्ध करते हैं। तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को नया छत्रपति घोषित कर दिया। वे पेशवा को थोड़ी मार देंगे जान से, कि नहीं पेशवा को नहीं मारेंगे, पेशवा को पेंशन दी जाएगी। तो मैंने बता दिया, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। तो पेशवा को दी जाएगी अब पेंशन। तो ये कुछ तीसरा नंबर का युद्ध कब हुआ, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण यही चीज है, 17 से 18 हुआ। इसके अंदर पिंडारी की समस्या थी, पिंडारी को खत्म कर दिया गया और मराठा संघ को भी डिमोलिश कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो क्वेश्चन जो आएगा वो आजकल उसमें आता है, कथन एवं निष्कर्ष के अंदर। तो आपको देखो सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। सिलेक्शन लेने के लिए क्या होता है कि सारा सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आजकल महत्वपूर्ण कम ज्यादा है, एक बार सब कुछ आंखों से निकालना ही पड़ता है। तो ये चीजें हैं जो पेशवाओं के बाद में जो प्रथम छत्रपति बने थे वो कौन थे, प्रताप सिंह थे। तो ये भी बहुत अच्छा बनता है। तो आज हम इतने ही पढ़ेंगे और कल जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा मैसूर। तो मैं मैसूर के ऊपर हेडिंग ला देता हूँ और फिर अपन कल मैसूर करेंगे।
मैसूर रियासत साउथ के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है। और यहाँ पे जो राजा रहेंगे वो कृष्ण सेकंड रहेंगे और उनका सेनापति रहेगा हैदर अली, जो कि टीपू के पापा हैं। यहाँ पे जो वंश है वो वाडियार वंश है, नाम सुना होगा आपने। और यहाँ की जो उपाधि है वो चिक्का राजा की उपाधि मिला करती है। तो हम ये कल पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, 2-3 दिन चलेगा। इसके अंदर कुछ पेशवाओं की तरफ कुछ ना डिस्क्राइब नहीं करना है। इसके अंदर 4 महत्वपूर्ण युद्ध होने वाले हैं, 2 हैदर अली लड़ेगा और 2 उनका बेटा टीपू सुल्तान लड़ेगा। तो अपन वो 4 ही युद्ध हैं महत्वपूर्ण, तो उसके अंदर हम थोड़ा और देख लेंगे। थोड़ा सा हैदराबाद देखना पड़ेगा, उसे कर्नाटक रियासत को देखना पड़ेगा, मुजफ्फर जंग और चांदा साहिब, नासिर जंग, अलाउद्दीन, ये 4 पहलू रहेंगे, 2 कर्नाटक रियासत के और 2 हैदराबाद रियासत के। और फिर डुप्ले, बुस्सी, ताली, एयरपोर्ट का युद्ध होगा, कॉर्नवालिस को युद्ध करने आएंगे। ये कुछ और मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ और हम कल पढ़ने वाले हैं मैसूर। ओके।